हेलो एवरीवन, आज हम आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड में ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। इसमें ज्यादातर डेफिनेशंस आपको याद नहीं करनी है। जो डेफिनेशंस आपको याद करनी है मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों नॉन मेटल्स एटम होंगे, दोनों नॉन मेटल्स होंगे और ये दोनों अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। आप शेयर करते हुए इन्होंने कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दैट इज कोवलेंसी। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एंड कोवलेंसी की डेफिनेशन है जो आप लोगों को लर्न करनी है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कोवलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है आपका H2 और आपको पता है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ओके, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 1। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। दूसरी वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से और दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया है। अब हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा नहीं करना होता है, इसे सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इस तरह से ये क्या करेगा, अपना रखेगा, एक इसका यूज कर लेगा। सिमिलरली ये भी अपना तो अपने पास रखेगा, साथ में इसका भी शेयर कर लेगा। तो इस तरह से दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। तो यहाँ पे कोवलेंसी 1 है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो वहां पर हम सिंगल बॉन्ड, जहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वहां डबल बॉन्ड और जहां 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इस तरह से आपका H2 बन जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं आप लोगों का नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे एक और नाइट्रोजन बनाएंगे और इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। ओके, अब इसे टोटल कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं? 8। तो 5 तो इसके पास है, 3 इस नाइट्रोजन से लेगा, तो 5 इसके पास थे, 3 ले लिए, टोटल 8 हो गए। सिमिलरली इसके पास 5 तो है, 3 इससे ले लेगा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरह से बनता है आपका N2 नाइट्रोजन गैस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। आप लोग देखो, नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, मीथेन क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें ऑक्टेट पूरा करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए? 2। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए, तो इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? O2। अब बात करते हैं आपके मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मुझे पता है अभी आप लोगों को पता नहीं है, पर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अभी हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन में एक कार्बन है और आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन, हम यहाँ पर ना ऐसे 4 हाइड्रोजन कार्बन के चारों तरफ दिखाते हैं और आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। अब हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, राइट? तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इससे ले लिया, एक है, एक इससे लिया, एक है, एक इससे लिया, एक है इससे लिया। और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 थे, से 4 और चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा? एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इससे लेगा। तो कार्बन के भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। अब देखो कैसे करना है, एक उसने सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बनाया, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है मीथेन का फॉर्मेशन। ओके, क्लियर हो गया? तो आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ आ गया। अब हम यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपका आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा था और आपने अभी देखा कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। आयनिक कंपाउंड तब बनता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल एटम होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस तरह से ट्रांसफर होता है। यहाँ पर दोनों के दोनों नॉन मेटेलिक एटम्स होंगे और दोनों ही अपने अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये ज्यादातर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से बनता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है, इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में भी मिल सकता है, ये गैसेस स्टेट में भी मिल सकता है। लेकिन अगर कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है तो ये सॉलिड स्टेट में भी मिलेंगे, तो ये तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर पानी में नहीं घुलते हैं एंड मोस्ट ऑफ दी आपके जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि ये आयन से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका मोल्टन या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट ही नहीं है, इनमें सिर्फ एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको लर्न करना है। अब बात करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले एलोट्रोप्स होते क्या है? जब आपका एक एटम डिफरेंट फिजिकल स्टेट में नेचर में मिलता है तो डिफरेंट स्टेट को आप क्या बोलते हो? एलोट्रोप्स। तो जैसे मेरे पास कार्बन के 3 एलोट्रोप्स मिलते हैं मुझे, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फ्यूरेंस। ये तीनों ही कार्बन से ही बने हैं। आपके डायमंड बिल्कुल प्योर स्टेट ऑफ कार्बन है, आपका ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है, आपका फ्यूरेंस भी सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है। लेकिन देखो इनका फिजिकल स्टेट कितना डिफरेंट है। आपको पता है डायमंड कितना ब्रिलियंट शाइन करता है, कार्बन ग्रेफाइट एकदम कोयले की तरह होता है, तो इनका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन नोट करना, इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, दैट इज एलोट्रोप्स। तो सबसे पहले डायमंड की बात करते हैं। डायमंड एकदम प्योर है और नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो डायमंड के अंदर क्या होता है, हमारा जो एक कार्बन होता है वो बाकी के 4 कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कौन सी शेप बनाता है? टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। ये शेप आप लोगों को लर्न करना है। इसमें एक कार्बन नेबर के 4 कार्बन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है एंड ये 3D नेटवर्क बनाता है। समझ गए? क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ गया ना, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों यूज हो चुके हैं, तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए डायमंड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैंने आपको रीजन दिया, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और क्योंकि बैड
बैड कंडक्टर है हीट का, तो बैड कंडक्टर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का भी। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ग्रेफाइट की फॉर्म में। ग्रेफाइट भी प्योरेस्ट फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से, नेबर के 3 कार्बन से ही जुड़ता है और बनाता है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। याद रहेगा, टेट्राहेड्रल 4 कार्बन 3 कार्बन हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसमें लेयर्स बन जाती हैं। तो ये 2D स्ट्रक्चर है, वो 3D स्ट्रक्चर था, ये 2D स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, पहले हेक्सागोनल प्लेनर की एक शीट तैयार होगी, ठीक है, एक लेयर बनेगी, ऐसे ही दूसरी लेयर बनेगी, ऐसे ही लेयर्स बनती जाएगी और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में एक बॉन्ड जनरेट होता है जिसकी वजह से ये शीट एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। वो होता है आपका वीक वंडरवॉल फोर्स। याद रहेगी, ये जो लेयर्स है ये वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़ी होती हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ऊपर वाली लेयर पे प्रेशर डालूंगी तो वो जो लेयर है ना ऊपर वाली, वो नीचे वाली लेयर पे आसानी से स्लाइड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों लेयर वीक फोर्स से जुड़ी हुई थी ना। तो जैसे ही आपने ऊपर वाली लेयर पर प्रेशर लगाया तो उसके बीच का फोर्स टूट गया और लेयर आसानी से स्लाइड हो गई। इसीलिए आप ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हो और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जो ग्रेफाइट है वो बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट है। अब यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा था ना, और कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचाना, इसलिए ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होते हुए भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्यूरेंस होता है वो सिंथेटिक है, हम लोगों ने लैब में प्रिपेयर किया है। ये ब्लैक एंड सॉलिड फेज में होता है। मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल C60 है, मैं आप लोगों को इनके डायग्राम सिखाती हूँ। तो ये आप लोगों का डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसमें टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। ये आप लोगों का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, एक कार्बन, ये देखिए, ये जो एक कार्बन है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, और हेक्सागोनल की इस तरह से एक लेयर बनी, फिर ये दूसरी लेयर, और इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक वंडरवॉल फोर्स है, और ये आपका है C60 फ्लोरेंस बॉल। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं आपके चैप्टर के मेन पॉइंट की तरफ। जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स है ना, वो आज कई लाख हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? कई लाख। और जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो अभी कुछ थाउजेंड्स ही हैं। क्यों? यहाँ पे एक लौता कार्बन कई लाख कंपाउंड बना चुका है, और वहां पर 117 कंपाउंड्स भी कुछ थाउजेंड्स ही कंपाउंड बना पाए हैं। तो आपके कार्बन में कुछ तो स्पेशल चीज होगी जिसकी वजह से एक लौता कार्बन इतने लाखों कंपाउंड बना चुका है। तो दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की स्पेशल 2 प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इसने कई लाख कंपाउंड्स बनाए हैं, और यहाँ पर कैटनेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछी गई है, तो आप लर्न कर लेंगे। तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज है, कैटनेशन और एक टेट्रावैलेंट नेचर। इसकी वजह से कई लाख कंपाउंड बनते हैं। व्हाट इज कैटनेशन? जब एक एटम खुद से जुड़ कर एक लंबी चेन बना लेता है, ठीक है, और ये जो लंबी चेन बनेगी तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाएगा, या तो सिंगल या तो डबल या ट्रिपल। एंड ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो इतनी लंबी चेन स्टेबल है। तो जब आपका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा कार्बन में मिलती है, और वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन या ब्रांच चेन या एक रिंग चेन बनाते हैं डिफरेंट साइज की, तो उस प्रॉपर्टी को हम कैटनेशन कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन के अंदर कैटनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्यों है। तो उसके 2 रीजन है। एक तो कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा है, दूसरा कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब वो बॉन्ड स्टेबल होते हैं। दूसरा कैटनेशन आप लोगों को समझ आ गया। टेट्रावैलेंट, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? इसे और जरूरत पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए टेट्रावैलेंट। दैट मींस कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड और बना सकता है। अब आप लोग देखें कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना सकता है। हो सकता है कि कार्बन चारों तरफ से एक सिंगल बॉन्ड बना ले, हो सकता है एक तरफ से डबल बॉन्ड बनाए और बाकी के 2 को सिंगल बॉन्ड से पूरा कर ले, हो सकता है एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो और एक तरफ क्या बना ले, सिंगल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी तरीके से चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मेजॉरिटी में 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ओपन चेन और ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स को आप एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हो, और एक होता है आपका क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। अब पहले मैं आप लोगों को ओपन चेन का एग्जांपल दे देती हूं। ओपन चेन में मेरे पास एग्जांपल ले लो, लाइक कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है आपका ओपन चेन है। एक और एग्जांपल देती हूं, हो सकता है कि इसमें ब्रांच चेन आ जाए। जब सीधी सीधी चेन होती है तो आप इसे स्ट्रेट चेन कहते हो, और स्ट्रेट चेन के अंदर नीचे कुछ भी कनेक्ट हो जाए तो हम इसे ब्रांच चेन कहते हैं, और इनको मैं अभी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो ओपन चेन में ये आपका एग्जांपल है। क्लोज्ड चेन में आप लोगों का एग्जांपल, पहले क्लोज्ड चेन 3 टाइप के हैं, एक एलिफेटिक कंपाउंड आपके है, ठीक है, एक आपके एरोमेटिक कंपाउंड है और एक आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। पहले बात करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स की। इसमें क्या होगा, आपके जो कार्बन है ना वो इस बार क्लोज्ड चेन में कनेक्ट हो जाएगा, लाइक इस तरह से, लाइक इस तरह से। समझ गए ना मेरी बात? एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बड़े स्पेशल आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल 6 कार्बन जुड़े होते हैं और 6 कार्बन एक रिंग बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटली डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, एक तरफ डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। अब देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 3, तो 4th वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 3, 4th पूरा करने के लिए हाइड्रोजन। तो इस तरह से सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, BENZENE, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए बहुत आया है। फॉर्मुला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला C6H6। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो सब बेंजीन से ही मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो रिंग होती है ना, उस रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई भी अदर कंपाउंड आ सकता है, लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको बस इन पर फोकस करना है, ठीक है। चलते हैं आपका नेक्स्ट। अब हमारे पास बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ओके, जिनके अंदर सिर्फ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में आपके पास आएगा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको आप बोलते हो एल्केन।
जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको आप बोलते हो एल्कीन, और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। अब अल्कीन्स बनाने का भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्मूला होता है, तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ जल्दी से, एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइंस। चलिए यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे एल्कीन। एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फिर बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन के अंदर आपको पता है डबल बॉन्ड होता है जिनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। फिर हम बात करेंगे एल्काइन की, और एल्काइन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, कुछ नहीं और इधर -2, ठीक है। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू को बच्चों सबसे पहले 1 पुट करेंगे, तो जब आप लोग यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये बनेगा C1H4, ठीक है, C1H4। एक बार यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो इट क्रिएट्स C2H6। एक बार यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो इट बिकम C3H8। अब आप लोगों को ये वाला फॉर्म तो याद ही होगा कि जब n की वैल्यू 1 होती है तब आप उसको क्या बोलते हो, मैथ। जब n की वैल्यू 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथ। जब n की वैल्यू 3 होती है तो अब आप उसको बोलते हो प्रॉप। जब n की वैल्यू 4 होती है तो हम उसको बोलते हैं ब्यूट। n की वैल्यू 5 होती है तब आप उसको बोलते हो पेंट। उसके बाद हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, देन नेन एंड देन डेक। अब आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, मैथ, ओके। एंड एल्कीन सीरीज के कंपाउंड के नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, एन, तो इट बिकम मेथेन। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 है तो क्या लिखेंगे, एथ, और इसके नाम के पीछे एन। n की वैल्यू 3 है तो 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रॉप, और इनके नाम के पीछे हम लोग क्या लिखेंगे, एन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। समझ आ गया। अब इधर मैं अगर n की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो इट बिकम C1H2। कार्बन को टोटल 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है और यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो एल्केन सीरीज का पहला कंपाउंड मेथेन नहीं होता है। अब n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2, तो जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो इट बिकम C2H4। कार्बन के 2 हैं तो आप 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हम लोग 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, और इनके नाम के पीछे लगाते हैं इन, तो इसका नाम हो गया एथेन। अब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो इट बिकम C3H6। कार्बन के 3 है इसलिए आप इसे लिखेंगे प्रॉप, एंड डबल बॉन्ड है इसलिए इसके नाम के पीछे क्या जाएगा, इन। तो मेथीन होता ही नहीं है, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब आते हैं एल्काइन सीरीज के लिए। एल्काइन सीरीज में भी अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इट बिकम C1H0। यहाँ कार्बन की एक भी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो यहाँ पर भी मेथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप लोग n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2, तो इट बिकम C2, 2 2 4 4 -2 C2H2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन के 2 है तो एथ, और इस सीरीज के नाम के पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, आइन। नेक्स्ट C3H4, C3 है तो क्या लिखेंगे, प्रॉप, और नाम के पीछे क्या लिखेंगे, आइन। अब आप लोग एक बात मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप एल्केन सीरीज का 5th कंपाउंड बताओ तो आप n की वैल्यू डायरेक्ट 5 पुट कर लोगे तो क्या बनेगा, C5H12, ठीक है, C5H12। नाम क्या बोलोगे, क्योंकि कार्बन के 5 है पेंट, और इस सीरीज के नाम के पीछे इन, तो पेंटेन। अगर मैं बोल रहा हूँ एल्कीन सीरीज का 5th कंपाउंड बताओ तो इसमें आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एल्कीन सीरीज का 1st कंपाउंड एथीन था, एक स्टेप आगे। एल्कीन सीरीज का 2nd कंपाउंड प्रोपीन था, एक स्टेप आगे। तो जब मैं बोलूँ 5th कंपाउंड बताओ तो आप n की वैल्यू 6 पुट करोगे और फिर आप मुझे क्या बोलोगे, हेक्सीन। क्या बोलोगे, हेक्सीन, और यहाँ पर 6 वैल्यू पुट करोगे, C6H12। सिमिलरली एल्काइन में भी, अगर एल्काइन में मैं आपसे 5th कंपाउंड पूछती हूँ तो यहाँ पर भी पहला कंपाउंड मेथीन नहीं था तो इसीलिए, सॉरी, मेथाइन नहीं था तो इसलिए आप एक स्टेप आगे जाओगे, तब आप इसका 5th कंपाउंड मुझे बताओगे, हेक्साइन। क्लियर हो गई ना मेरी बात। चलिए यहीं पर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी सिखा देती हूँ। अगर मुझे मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, आप देखिए, एन, एन, मैं बोल रही हूँ मेथेन, एथेन, तो जब भी पीछे एन आए तो आपको पता होना चाहिए ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। तो कार्बन में एक ही कार्बन है ना, मैथ में एक ही कार्बन है तो 4 वैलेंसी पूरी करनी थी, चारों हाइड्रोजन से पूरी कर दी। अब मैं बोलूँ एथेन, तो एथ में कार्बन के आप लोग कितने बनाओगे, 2। इन सबको किससे कनेक्ट करोगे, सिंगल बॉन्ड से। अब जितनी भी वैलेंसी बच रही है उन्हें आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी, 2 3 4, 2 3 4। अब आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, एथेन। ऐसे प्रोप एन, तो प्रोप में कार्बन के 3 आएंगे, एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हुई, 1 2 3। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हुई, 3 4। इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी हुई, 1 2 3, और यहाँ पर आप सबकी जगह क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन, तो ये आपका बन गया प्रोप एन। अब बात करते हैं एल्कीन सीरीज के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहला कंपाउंड था एथीन। एथ में कार्बन के कितने बनाने हैं, 2, क्योंकि इन आ रहा है तो इन के लिए हम इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हुई तो 3 4। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी पूरी हुई, 3 4, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब हम प्रोपीन का बनाते हैं, तो प्रोप में कार्बन के कितने आएंगे, 3, 1 2 3। अब क्योंकि मैं बोल रही हूँ प्रोपीन तो इन के लिए मुझे डबल बॉन्ड लगाने हैं। अब डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है दोनों जगह लगाने हैं, डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह लगेगा और वो भी किसी भी एंड पे लगेगा, तो मैं इधर लगा देती हूँ, बाकी सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होगा। ओके, अब इधर कार्बन के कितने हैं, 2 3 4। इधर कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 3, तो ये 4th हो गई। इधर कार्बन की एक ही वैलेंसी पूरी हुई है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दोगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। अब करते हैं ब्यूट इन, तो ब्यूट में कार्बन के कितने ड्रॉ करने हैं, 4। अब इन है तो डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, नहीं, सिर्फ एंड पे लगाओ, या तो इस एंड पे लगाओ या इस एंड पे लगाओ, बीच में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी मैं डबल बॉन्ड इधर लगा रही हूँ, बाकी जगह में क्या लगाऊंगी, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हुई, 3 4। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हुई, 4। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हुई, इस कार्बन की 2 3 4। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब बात करते हैं एल्काइन सीरीज की। तो एल्काइन सीरीज का पहला कंपाउंड होगा एथाइन, तो एथ में कार्बन के 2, क्योंकि आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी, इसकी भी, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। अब बात करते हैं प्रोपाइन की, तो 1 2 3।
आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, जैसा कि रूल यहाँ था कि दोनों जगह नहीं लगाना है, बस एक ही जगह लगाना है, इधर सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई, 4। इस कार्बन की तो ऑलरेडी 4 पूरी हो गई है, इसकी एक ही पूरी हुई है। समझ आ गया? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। इसी तरह से आप किसी के भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। अब एक और बात मैं यहाँ पर बताती हूँ, कभी कभी एग्जाम में मॉलिक्यूलर फॉर्मुला दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि एल्केन है या एल्काइन है। तो हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी से सिखाती हूँ कि मैं कैसे चेक करती हूँ कि कौन सा कंपाउंड क्या है। चलिए देखो, हम लोगों ने फॉर्मुला क्या पढ़ा था, CnH2n+2 एल्केन के लिए, CnH2n एल्कीन के लिए, CnH2n-2 एल्काइन के लिए। तो जब ट्वाइस में +2 करेंगे तो वो क्या बनेगा, एन। जब एग्जैक्ट ट्वाइस है हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, इन। और ट्वाइस से कम है तो वो क्या बनेगा, आइन। ठीक है ना? तो देखिए ये है 3 2 जा 6, एग्जैक्ट ट्वाइस है ना, एग्जैक्ट ट्वाइस है तो ये कौन से सीरीज से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन सीरीज से। 3 2 जा 6, ये 6 में +2 करके मिल रहा है, तो +2 करके मिल रहा है तो ये कौन सा होगा, ये होगा एल्केन। इधर आ जाओ, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करके मिल रहा है तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया एल्काइन। इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे कार्बन एंड कंपाउंड को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आपकी हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक को तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ ही लेना। ठीक है, चलिए अब ये वाला टॉपिक हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आ रहा था एल्केन और अनसैचुरेटेड में आ रहा था एल्कीन एल्काइन। अब इनमें हमें डिफरेंस करना है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता चल गया इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब इनकी रिएक्शन बहुत स्लो प्रोसेस में होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड के कंपेयर में थोड़े से रिएक्टिव होते हैं। आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन में इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ाने वाली हूं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कंप्लीट। अब आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप पर। आपका जो एल्केन सीरीज मैंने आपको भी दिखाया था ना, एल्केन सीरीज में पहला कंपाउंड क्या था, मेथेन। दूसरा कंपाउंड क्या था, एथेन। तीसरा कंपाउंड क्या था, प्रोपेन। चौथा कंपाउंड क्या होगा, ब्यूटेन। अगर मैं इन एल्केन सीरीज में एक एक हाइड्रोजन को हटा दूं, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाऊं तो इट बिकम CH3 और कार्बन की एक वैलेंसी इनसैटिस्फाइड रहेगी। इधर एक हाइड्रोजन को हटाऊंगी तो C2H5 और कार्बन की एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड रहेगी, इट बिकम C3H7 C4H9। अब इनमें जो कार्बन है ना, इनमें जो कार्बन है तो एक एक कार्बन की एक एक वैलेंसी इनसैटिस्फाइड है, तो इस अनवैलेंसी ये जो सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ देते हैं और वो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ता है ना उसकी एंटायर प्रॉपर्टी को बदल देता है। मैं एग्जांपल देती हूँ मेथेन का। अगर मेथेन है CH4, इसके एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं OH से, किससे रिप्लेस कर दूं, OH से, तो ये अल्कोहल बन जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा CH3, सॉरी, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया CH3, तो ये क्या बन जाता है, मिथाइल अल्कोहल। आप लोग इथाइल अल्कोहल ज्यादातर जानते होंगे, जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं वो इथाइल अल्कोहल होता है, बट मिथाइल अल्कोहल भी उसी के सिमिलर होता है। तो देखो कहाँ मेथेन गैस जिसे आप फ्यूल में यूज करते हो और कहाँ इथाइल अल्कोहल, तो देखो कितना ज्यादा ट्रांसडिक्ट चेंज आ गया। सिमिलरली अगर मैं उस एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन के प्लेस पर क्लोरीन लगा दो तो इट बिकम मिथाइल क्लोराइड। इसकी अपने आप में अलग प्रॉपर्टी है। तो जब आप क्या करते हो, एल्काइल ग्रुप में किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ते हो तो आपकी एल्केन की एंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ इससे जुड़ने वाले चीज पर डिपेंड करती है और इन्हीं को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, उन्हें आप फंक्शनल ग्रुप कहते हो। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि आपकी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल रिएक्टिविटी की साइट होती है। अब हमारे सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसी में आता है, अल्कोहल जो OH ग्रुप है, एल्डिहाइड जो CHO ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH है, एंड कीटोन जो CO है। इसके इधर भी अल्काइल जुड़ता है और इधर भी अल्काइल, इसमें सब में आगे अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। अब नेक्स्ट है आयुपैक्ट नेम। अब आयुपैक्ट नेम ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको उसे कुछ सेकंड्स में सिखा दूं, उसके लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। तो मेरे चैनल पे आयुपैक्ट का पूरा एक वीडियो है, तो आप जाइए और वहां पर आयुपैक्ट नेम को जरूर सीख के जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में आयुपैक्ट नेम डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज होमोलोगस सीरीज। आपने अभी एल्केन पढ़ा ना, तो मैंने एल्केन का एक जनरल फॉर्मुला दिया था CnH2n+2, तो वहां पे मैं n की वैल्यू पुट करती जा रही थी, कभी 1 कभी 2 कभी 3, एंड मैं कितने भी पुट कर सकती हूँ। तो मुझे इस तरह से एल्केन के बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, तो उसे मैं एल्केन का होमोलोगस सीरीज कहूंगी। सिमिलरली एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, एल्काइन की भी है, ऐसे ही आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बना सकते हो। देखिए एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1। एल्केन के जर्नल फॉर्मुले से एक हाइड्रोजन हटाना है ना एल्काइल बनाने के लिए, तो मैंने एल्केन में लिखा था 2n+2, एल्काइल में वहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया और अब यहाँ पर आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो OH, तो ये बन जाएगा होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। इस OH को हटा के मैं CHO लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। समझ गए मेरी बात? तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अब या तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या OH होगा, या CH होगा, या हेलोजन होगा, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप होगा और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी और आगे आने वाला जो एटम है वो CH2 से डिफर्ड होगा। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए हमारे पास पहला कंपाउंड क्या था, CH4, दूसरा क्या था C2H6, नेक्स्ट क्या था C3H8। इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, 1, और इन दोनों में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 2। आप इधर भी चेक करो कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, 1, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 2। तो दैट इज सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्ड बाय CH2 यूनिट। चलिए अब इसका मास भी निकालते हैं। कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2, तो टोटल कितना आ गया 14। तो इनके मास में 14
एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। समझ आ गया? अब इसके सीरीज कर लेते हैं। इन सबको होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक, इन सारी सीरीज को किसी एक ही जनरल फॉर्मूले से दिखाया जाता है। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस होता है और किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है वो 14 ही होता है। इन सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होगी? क्योंकि इन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। समझ आ गया? ठीक है, दैट इज अ होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमर। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर। अब मैं आइसोमर का एग्जांपल देती हूँ। आपका जो पहला आइसोमर बनता है जो हमारी 10th क्लास में है वो ब्यूटेन है। ओके, हम लोग ब्यूटेन, हमारे सिलेबस में ब्यूटेन और पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ओके, सिर्फ इन्हीं दोनों का है और ब्यूटेन से नीचे वालों का आइसोमर्स बना ही नहीं सकते। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, राइट? तो ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आइसोमर में हम क्या करेंगे? कार्बन को एक सीधी चेन में लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है क्योंकि आप एन की बात करो। अब इनकी वैलेंसी को पूरा कर देते हैं जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। तो एक तो मेरा ब्यूटेन ये वाला बन गया C4H10। अब इसका नेक्स्ट आइसोमर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब इसकी स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन थे? 4। अब इसकी स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन डाल देंगे? 3। 1 2 3। अब चौथा कार्बन कहाँ जाएगा? अब चौथे कार्बन को इधर लगा दो ब्रांच चेन की तरह। पर क्या ये सच में ब्रांच चेन है? नहीं, ये तो अभी एक सीधी चेन है, तो मैं चौथे कार्बन को यहाँ तो नहीं लगा सकती। तो क्या मैं अपने फोर्थ कार्बन को यहाँ पर लगा दूं? अब भी तो ये स्ट्रेट चेन ही बन रही है, तो आप यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। तो आप सिर्फ कहाँ पे लगा सकते हो? सेंटर में। ओके, समझ आ गया? तो अगर मुझे आइसोमर बनाना था ब्यूटेन का, तो पहला आइसोमर बनाने के लिए मैंने एकदम स्ट्रेट चेन लगा दी। स्ट्रेट चेन में टोटल कार्बन के कितने डाले? 4। सेकंड आइसोमर बनाने के लिए मैंने स्ट्रेट चेन में एक कार्बन कम कर दिया, 3, और चौथे को मैंने ब्रांच में दे दिया। तो ये एग्जांपल हो गया स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन वाला और ये ब्रांच वाले का एग्जांपल हो गया। अब इधर कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? 3, तो ये हो गई 4। यहाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन का सेकंड आइसोमर। और ब्यूटेन के टोटल कितने आइसोमर्स बनते हैं? सिर्फ 2 ही। समझ आ गया? एक बार इनका आयुपेक नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक ही चेन बन रही है, स्ट्रेट चेन, तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा? ब्यूटेन। इधर नाम करते हैं, मुझे सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन। अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमें कहां से प्रीफर करनी होती है? ब्रांच चेन जहां से पहले आए। तो 1 2 3 1 2 3, हर बार 2 पे ही आ रहा है तो आप 1 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 3। जिन्हें आयुपेक नेम नहीं आता है वो एक बार आयुपेक की वीडियो जरूर देख लेना। तो सेकंड पर मेरा ब्रांच चेन कनेक्ट है ना, तो पहले मैं लिखूंगी 2, और 2 पर क्या कनेक्ट है? एक ही कार्बन कनेक्ट है। तो एक कार्बन के लिए आप लोगों को मैंने बताया था क्या लिखते हैं? मेथ। और क्योंकि ब्रांच चेन है तो ब्रांच चेन में हम लोग क्या लगाते हैं? आइन। इट बिकम 2 मिथाइल। कार्बन के टोटल कितने हैं? 3। 3 के लिए आप क्या बोलते हो? प्रोप। और आप ध्यान से देखो ये पूरी चेन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो उसके नाम के पीछे क्या लगाऊंगी? इन। तो इट बिकम 2 मिथाइल प्रोपेन एंड दैट इज व्हाट? दैट इज ब्यूटेन। ये इनका आयुपेक नेम है। आपको इनका कॉमन नेम भी सीख लेना चाहिए। कॉमन नेम में अगर स्ट्रेट चेन होती है तो हम उसके आगे एन लिख देते हैं। एन मतलब होता है नॉर्मल। तो अगर सिंपल स्ट्रेट चेन है तो कॉमन नेम कहता है एन ब्यूटेन। अगर ब्रांच चेन एक आ जाती है तब आप उसे बोलते हो आइसो, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा आपका? आइसोब्यूटेन। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ब्यूटेन का आइसोमर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार पेंटेन का आइसोमर भी ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। तो पहले आइसोमर बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? 5 कार्बन को सीधी चेन में कनेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देंगे। दैट इज माय फर्स्ट आइसोमर। अब इसके सेकंड आइसोमर बनाने के लिए क्या करूंगी? इस चेन में से क्या करूं? एक कार्बन कम कर दूं। तो अब कितना? सिर्फ 4 लगाने, ठीक है? अब जल्दी से मुझे बताओ, फिफ्थ कार्बन इधर जोड़ सकते हैं? नहीं। इधर जोड़ सकते हैं? नहीं। या तो इधर जोड़ा जाए या इधर जोड़ा जाए। तो किधर जोड़ा जाए? अगर आप इधर जोड़ते हो तो इसका मैं नाम लिख के दिखाती हूँ आपको, तब आप लोग मेरी बात समझोगे। चलिए पहले इधर हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो पहले कार्बन की वैलेंसी को पूरा करती हूँ। 1 2 3 4। इसकी 3 पूरी हो गई, 4 1 2 3 4। इसकी 1 पूरी, 1 2 3। ओके, 1 पूरी हुई, 2 3 4। तो हमने कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी कर दी। अब इसका आयुपेक नेम राइट करते हैं। इसका आयुपेक नेम कैसे राइट करोगे? ये आपकी मेन चेन होगी। नंबरिंग इधर से प्रीफर करूंगी ना, 1 2, क्योंकि ब्रांच चेन यहाँ पर पहले आ रही है। तो आप लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 3 और इधर क्या लिखोगे? 4। तो 2 पर ब्रांच चेन है तो नाम क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, राइट? ब्रांच चेन के लिए मिथाइल क्योंकि कार्बन का एक है। इसमें कितने हैं? 4 और सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर आप बोल रहे हो कि जरूरी थोड़ी कार्बन इधर से जोड़ो, कार्बन इधर से भी जोड़ सकते थे, बिल्कुल जोड़ सकते थे। अगर मैं इधर से जोड़ती तो मैं नंबरिंग इधर से प्रीफर करती, फिर तो 1 2 3 4 और तब भी तो नाम इधर ही आता, तब भी नाम सेम ही आता। तो आप अपने इस चेन में जो फिफ्थ कार्बन जोड़ने जा रहे हो वो चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, एक ही बात है। तो आप किधर भी जोड़ सकते हो, बस एंड पे नहीं जोड़ना, क्योंकि अगर एंड पे जोड़ा तो एक लंबी चेन बनेगी, फिर तो वो यही बन जाएगा। और इसका नाम क्या है आपको पता है? इसका नाम है आपका पेंटेन। इसका एक और आइसोमर बनेगा। क्यों बनेगा इसका एक और आइसोमर? क्योंकि अभी कार्बन में 4 है, ठीक है? अभी स्ट्रेट चेन में कार्बन के टोटल कितने एटम्स है? 4। अभी मैं से 3 भी कर सकती हूँ। तो अब मैं कितने? 3, और टोटल बनाने कितने हैं? 5। तो मैं फोर्थ इधर लगाऊं? नहीं, एंड पे तो लगा नहीं सकते। इधर लगाऊं? नहीं, एंड पे नहीं लगा सकते। तो फोर्थ कार्बन इधर लगेगा। अब फिफ्थ कार्बन कहाँ जाएगा? फिफ्थ जाएगा ऊपर। अब वैलेंसी पूरी करते हैं। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हुई है 1 2 3 4। इसकी 1 पूरी हुई है 2 3 4। इसकी 1 पूरी हुई है 2 3 4। इसकी 1 पूरी हुई है 2 3 4 और इस कार्बन की तो ऑलरेडी चारों पूरी हो गई। तो अब मैं क्या करूंगी? जो मैंने वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया है उन्हें हम करेंगे हाइड्रोजन से कंप्लीट। ओके,
अब इसका आयुपैक नेम देखते हैं, दैट इज माई लॉन्गेस्ट चेन। तो मेरे को जब नंबरिंग देनी है तो मैं नंबरिंग कैसे दूंगी, 1 2 3, राइट। अब देखो 2 के नीचे भी एक कार्बन जुड़ा है, 2 के ऊपर भी एक कार्बन जुड़ा है, नीचे भी ऊपर भी, तो 2 पे 2 जगह ब्रांच चेन कनेक्ट है, तब आप इसे क्या लिखोगे 2,2, ठीक है। 2 के ऊपर भी 2 के नीचे भी, दैट्स वाई 2,2। अब ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं डाई, तो आप क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, कितने हैं 3, 3 के लिए आप लिखते हो प्रो, सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है इन, समझ आ गया। तो इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका नाम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दैट इज योर आयुपैक नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा, सीधी चेन है तो एन पेंटेन, एक ब्रांच चेन है तो आइसोपेंटेन और 2 ब्रांच चेन है तो नियोपेप्टेन, समझ आ गया। तो आइसोमर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और आइसोमर को ड्रॉ करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब चलते हैं आपके इस चैप्टर की केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शंस बच्चों इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 मार्क्स में से आप ये समझ लीजिए कि 3 मार्क्स का तो आपको यहां से ही आएगा। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में 3 मार्क्स का पोर्शन इसी में से आने वाला है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, कंबशन। कंबशन मतलब आपको पता ही है, किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन से बर्न कर देना। तो जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न होता है तो दैट इज कंबशन। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या है, उसमें कार्बन का जो कंटेंट है, कंसंट्रेशन है, कार्बन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की कंपेयर में कम है। इसीलिए जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एयर में बर्न करते हो तो उनका कंप्लीट कंबशन हो जाता है। लेकिन जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन का कंसंट्रेशन हाइड्रोजन के कंपेयर में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर में इनका कंप्लीट कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो इनका कंप्लीट कंबशन होता है, इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब जो कंप्लीट कंबशन देते हैं उसमें शूटी फ्लेम नहीं होता है। शूटी फ्लेम मतलब काले कलर का धुआं नहीं निकलता। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विदाउट शूटी फ्लेम बर्न होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, मतलब काले कलर का धुआं निकलता है। एक और पॉइंट, जब कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू कलर की फ्लेम होती है, ठीक है। जो आग लगती है, जो फायर निकलती है वो ब्लू कलर की होती है, बट इनके अंदर येलो कलर की फ्लेम होती है और ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। अब आप लोगों को मैं एक बार रिएक्शन लिख के दे देती हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके मीथेन का। अगर मैं मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न कराऊंगी तो पहले कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CO2, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा वाटर। बैलेंसिंग आप लोगों को आती है। तो जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दूं, अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर रहे हैं, अब ये सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, तब बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों के लिए पॉइजनस गैस है। तो अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी आप सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन पास करोगे तो उनका भी कंप्लीट कंबशन हो सकता है, बट एयर में नहीं होगा इनका कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर आप प्योर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई नहीं करोगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और तब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे और तभी शूटी फ्लेम के साथ बर्न नहीं होंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ, C2H2। अगर मैं इसको ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन हम सप्लाई कर रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर। बट अगर इसी रिएक्शन को मैं एयर में करूंगी तो CO2 की जगह हम क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ आ गया। अब यहाँ पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिटिलीन गैस, व्हाट इज एसिटिलीन गैस। आपकी जो एथाइन है ना, एथाइन इज C2H2, ठीक है। एथाइन का कॉमन नेम है एसिटिलीन गैस। तो हम क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो क्या ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि एसिटिलीन क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन देगा। तो इनकम्प्लीट कंबशन से शूटी फ्लेम जनरेट होगा, तो आप जहां वेल्ड करने जा रहे हो ना वहां ब्लैक कलर जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग, और साथ में अगर मैं खाली एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग पर्पस में यूज कर रही हूँ तो एक तो सरफेस ब्लैक हो जाएगा, साथ में इतनी ज्यादा हीट भी जनरेट नहीं होगी कि आपका जो मेटल है वो प्रॉपर मेल्ट हो सके और प्रॉपर वेल्डिंग दे सके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस मिक्सचर। मतलब आप एसिटिलीन गैस के साथ साथ ऑक्सीजन गैस की भी सप्लाई देते हो, उस कंडीशन में इसका कंप्लीट कंबशन होगा और तब वो इतनी ज्यादा हीट रिलीज कर पाएगी कि वो मेटल को मेल्ट कर देगी, वो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों को टेस्ट करना है कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है, कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो हम फ्लेम टेस्ट ले लेंगे। हम उस कंपाउंड को बर्न करेंगे, अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है और उसमें ब्लैक कलर का धुआं भी नहीं निकल रहा तो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और अगर वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा और धुआं भी निकालेगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे। एक और बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारे घर के गैस स्टोव्स होते हैं, अगर वो हमारे यूटेंसिल्स को नीचे से काला करना शुरू कर देते हैं तो हमें उस गैस स्टोव को पहले क्लीन करना होता है। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा गैस स्टोव के अंदर होल्स होते हैं, वो जो इनलेट होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए होते हैं। अगर उनमें डस्ट जमा हो जाएगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन गैस आपके फ्यूल में, आपकी एलपीजी गैस में मिक्स नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर एलपीजी गैस में मिक्स नहीं होगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तब वहां ब्लैक फ्लेम आएगा, सॉरी शूटी फ्लेम जनरेट होगा, काला धुआं निकलेगा। तो अगर हम उन स्टोव्स को क्लीन कर लेंगे तो आप ऑक्सीजन गैस प्रॉपर आपकी एलपीजी गैस में मिलेगी और फिर होगा कंप्लीट कंबशन, तो आपके बर्तन ब्लैक होना बंद हो जाएंगे। समझ आ गया? ये कंबशन टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? पहले हम समझते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों, जब आप लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को किसी सिंपल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो दोनों जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड देते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। तो क्योंकि आप अनसैचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? इस रिएक्शन का नाम हो गया एडिशन रिएक्शन, का एग्जांपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ रहे हो ना तो हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। याद रखेंगे ये सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। एग्जांपल आपका एथीन,
CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एथीन में जब हम हाइड्रोजन गैस को जोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यहाँ पे निकल की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। निकल यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने का काम करते हैं, बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब जैसा निकल आपने रिएक्शन में रखा था, रिएक्शन के बाद भी आपको निकल वैसे ही मिल जाएगा, बट इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो देखो बच्चों, होने क्या वाला है, ये वाला जो आपका एक हाइड्रोजन है ना, ये एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। तो ये क्या था CH2, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया CH3। ये CH2 था, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया CH3। कार्बन की तो सिर्फ 4 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी पूरी हो गई, तो अब चौथी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या गया, सिंगल बॉन्ड। तो आप देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मल्टीपल बॉन्ड के होते हैं और एडिशन के बाद वो छोटे वाले बॉन्ड में आ जाते हैं। ये डबल बॉन्ड था तो ये टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH का हाइड्रोजनेशन कराऊंगी इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इट बिकम CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इट बिकम CH2। तो अब कितनी वैलेंसी पूरी रही, डबल। समझ गए? तो ट्रिपल बॉन्ड टूटता है डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड टूटता है सिंगल बॉन्ड में इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। समझ आ गया? तो दैट्स व्हाई एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स दे सकते हैं, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स नहीं दे सकते। क्लियर हो गया? ये बोर्ड में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप एथीन को एथेन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये कन्वर्जन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और बेस्ट एग्जांपल आपका वेजिटेबल ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल्स, आपको पता है वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल में जब आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा कि हमारी हेल्थ के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स अच्छे होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो बहुत अनहेल्दी होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए, बट वेजिटेबल घी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये वो वाला घी नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं, ये वेजिटेबल घी है। ओके, समझ आ गया? तो वेजिटेबल घी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आप लोग एक ब्रोमीन वाटर लेंगे। व्हाट इज ब्रोमीन वाटर? जब आप ब्रोमीन को पानी में मिक्स कर दोगे दैट इज ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो अगर आपने कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया और उसमें ब्रोमीन वाटर डाला तो एडिशन रिएक्शन होगी, ब्रोमीन इससे जुड़ेगा, एक ब्रोमीन इससे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो अब तो ब्रोमीन बचा ही नहीं ना, तो पहले रेडिश ब्राउन था और अब वो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें आप ब्रोमीन डालोगे तो क्योंकि एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये केमिकल टेस्ट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ऐसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आप वेजिटेबल ऑयल और बटर में कैसे केमिकल टेस्ट करोगे। तो अगर मैं वेजिटेबल ऑयल के अंदर ब्रोमीन वाटर डालूंगी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल ब्रोमीन से एडिशन रिएक्शन देगा तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। पर आपके जो बटर होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो अगर मैं बटर में ब्रोमीन वाटर डालूंगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कलर डिसअपीयर नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, बटर क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो बटर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। समझ आ गया बच्चों? ये केमिकल टेस्ट आप लोग अच्छे से कर लेना। सेकंड टाइप की रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दे सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूशन आता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से किसी एक एटम को हटा देता है। जैसे यहाँ पर मैंने मेथेन लिया है, मेथेन सैचुरेटेड कंपाउंड है और इसे मैं क्लोरीन से रिएक्ट करा रही हूँ, क्योंकि रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही है इसलिए रिएक्शन का एक और स्पेशल नाम है दैट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो मेथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करा रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब होगा क्या, मेथेन का जो एक हाइड्रोजन है ना वो एक क्लोरीन से डिस्प्लेस होगा। यहाँ CH4 है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन मुझे क्लोरीन से हटाना है, तो ये क्या बनेगा CH3Cl, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला है उसके एक क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा HCl। तो अगर एग्जाम में आपसे बोलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके दिखाओ या क्लोरीनेशन रिएक्शन करके दिखाओ, तो आप इसे करके दिखा दोगे। ये रिएक्शन आपके कन्वर्जन में भी यूज की जा सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट मेथेन इनटू मिथाइल क्लोराइड, तो आप मेथेन को क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, बना दोगे मिथाइल क्लोराइड। लेकिन अगर एग्जाम में बोले कंप्लीट क्लोरीनेशन करो, तो आप तब तक क्लोरीनेशन करते रहोगे जब तक सारे हाइड्रोजन एटम ना हट जाए। तो देखो ये मेरे पास CH3Cl है, मैंने फिर से क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो अभी 3 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन कम करना है, तो कितना बनेगा CH2, और एक और क्लोरीन जुड़ गया है तो क्या बन जाएगा Cl2, साथ में निकलेगा HCl। आप फिर से CH2Cl2 की रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से, अगेन एक हाइड्रोजन हटेगा, तो अभी 2 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन बचेगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो CHCl3। इसका एक स्पेशल नाम है दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो आप याद रखेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पेशेंट को पहले बेहोश करने में यूज किया जाता था, अब हम क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते। अभी एक हाइड्रोजन बच रहा है ना, तो एक बार और क्लोरीनेशन होगा, अब ये फाइनल वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा और बनाएगा CCl4 और साथ में निकलेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ आ गया? ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इथाइल अल्कोहल। हम लोगों ने 3 तरह की रिएक्शन करी, कंबशन, एक आपने किया एडिशन रिएक्शन, एक किया सब्स्टिट्यूशन। अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप के कंपाउंड्स हैं, एक इथाइल अल्कोहल है और एक आपके पास एथेनोइक एसिड है। तो हम पढ़ रहे हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम होता है एथेनॉल, फॉर्मूला है C2H5OH। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इथाइल अल्कोहल वही अल्कोहल है जिसे हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं, जिसे आप शराब बोलते हो। ये कलरलेस लिक्विड है, इसमें प्लीजेंट स्मेल आती है लेकिन इसका टेस्ट बर्निंग होता है। जो आपका एथेनॉल है वो न्यूट्रल है, मतलब लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही लो है और ये पानी में किसी भी अमाउंट में घुल जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कह रही हूँ 3 मार्क्स इन्हीं से ही आना है आपको। इथाइल अल्कोहल और एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एकदम टिप्स पे याद करनी, एकदम टिप्स पे। कोई भी एक रिएक्शन 100% श्योरिटी है कि आएगी ही आएगी। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम आपके अल्कोहल को सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना ये सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, तो O के साथ Na आ जाएगा, ठीक है। CH3 CH2ONA, आप इसे C2H5ONA भी लिख सकते हैं, और वो जो H निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आपको पता है।
और ये रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल की केमिकल टेस्टिंग में यूज करोगे। एग्जाम में बोला जाएगा इथाइल अल्कोहल का केमिकल टेस्ट दो, तो आप क्या बोलोगे, इथाइल अल्कोहल में अगर हम सोडियम मेटल डाल देते हैं तो बबल्स की फॉर्म में गैस निकलेगी, जिसके पास बर्निंग कैंडलस्टिक को लेकर आएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी का एक स्पेशल नाम है, दैट इज डिहाइड्रेटिंग। डी मतलब निकलना, हाइड्रेट मतलब पानी। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है उसे हम डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन कहते हैं। अब पानी को रिमूव करने के लिए कुछ तो सब्सटेंस होना चाहिए। यहाँ पर है कंसंट्रेटेड H2SO4। इस रिएक्शन का टेंपरेचर भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो अगर आप अल्कोहल लोगे C2H5OH और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में से हीट करोगे तो क्या होगा, देखो इधर से OH और इधर से एक H निकल जाएगा, तो इधर का OH और इधर का H निकलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। क्या बचा, C2H5 की जगह वो H4 हो जाएगा, C2H4। और आपको पता है C2H4 एथीन होता है, एथीन। तो यहाँ पर क्या बना, एथीन। तो एक तरीके से आप इसे कन्वर्जन में यूज कर सकते हो। एग्जाम में पूछा जा सकता है इथाइल अल्कोहल को एथीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज योर रिएक्शन। नेक्स्ट कंबशन। अगर मैं इथाइल अल्कोहल को बर्न कराती हूँ तो सीधी सी बात है, जब भी कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा, पर इथाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा हीट और लाइट के साथ बर्न होता है तो यहाँ पे हीट और लाइट भी निकलती है। आपको ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन याद करनी है। और इथाइल अल्कोहल की 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी आपने यूज की है इसकी टेस्टिंग के लिए। किसकी टेस्टिंग के लिए, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। चलिए मेरे को आपको 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कराने हैं, एक 5% अल्कलाइन KMnO4 और दूसरा है आपके पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 + H2SO4। ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम अच्छे से याद कर लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है क्या, आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल लिया और आपका जो एल्कलाइन KMnO4 है वो से नेसेंट ऑक्सीजन देगा, जिसकी वजह से जो आपका अल्कोहल है वो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COH में, और साथ में फॉर्म करेगा वाटर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 5% एल्कलाइन KMnO4 जब एथेनॉल में ऐड किया जाता है ड्रॉप करके तो पहले पिंक कलर प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाद में पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है जब मैं इसको हीट करती हूँ तो। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे पिंक कलर। अब कुछ स्पेशल इथाइल अल्कोहल के नाम याद करने हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये बिल्कुल 100% प्योर अल्कोहल होता है, कोई इंप्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है डीनेचर्ड अल्कोहल। अब क्या होता है, हर कंट्री क्या करती है, इथाइल अल्कोहल बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल है ना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज में इथाइल अल्कोहल यूज होता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है कि उस अल्कोहल को ब्लैक में दिया जाता है जो पीने के पर्पस में लोग यूज करने लगते हैं। अब बनाई तो इसलिए थी कि बेनिफिट हो इंडस्ट्री के लिए, और लोगों ने अपना अलग ही बेनिफिट निकाल दिया। तो अब क्या किया जाता है, अब उस प्योर अल्कोहल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं जिससे वो अल्कोहल में बहुत गंदी स्मेल आने लगे और वो पॉइजनस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल इंडस्ट्री पर्पस में यूज की जाती है, इसे अनफिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। उसके लिए हम इसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल डालेंगे और उस केमिकल का नाम आप लोगों को याद रखना है, कॉपर सल्फेट या पायरिडिन या मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ पर मैंने बताया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है आप कंबशन में कितना भी ऑक्सीजन दे रहे हो, ओके, लेकिन ऑक्सीडेशन में आप कंट्रोल्ड कंबशन कर रहे हो। कंट्रोल कंबशन मतलब ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड अमाउंट में दे रहे हो, बहुत बैलेंस फॉर्म में दे रहे हो। अब मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बेयर्स रिएजेंट है। बेयर रिएजेंट अभी मैंने बताया 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा मैंने आपको बताया था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये भी मैंने आप लोगों को भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपका सेकंड कंपाउंड है, दैट इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इज आयुपैक नेम, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा कैसा होता है, इसका टेस्ट होता है सॉर। इसमें विनेगर जैसी स्मेल आती है, और आप जो विनेगर बनाते हो ना वो इसी से ही बनाते हो। ठीक है, एथेनॉल न्यूट्रल होता है तो इसका भी लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो 100% प्योर एसिटिक एसिड होता है ना, अगर आप उसे फ्रीज करते हो तो वो आपके ग्लेशियर की तरह बिल्कुल व्हाइट कलर का फ्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये पानी में किसी भी अमाउंट में सॉल्युबल हो जाता है। सॉरी बच्चों, ये वाला पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। हमारा जो एथेनोइक एसिड है वो सोर इन टेस्ट है ना, तो जो भी चीज खट्टी होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये लिटमस पेपर पे इफेक्ट देगा क्योंकि ये एसिड है, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। अब आते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इसकी जो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ 6 ही तो रिएक्शन याद करनी है, 3 आपके अल्कोहल की और 3 इसकी। तो पहली क्या है, आप एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो होने क्या वाला है, फिर से ये जो H है ना वो रिप्लेस होगा Na से, और जो H निकलेगा उसके OH से रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर। ये रिएक्शन में वाटर बन रहा है और सॉल्ट बन रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। साथ में इस रिएक्शन में हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट, अगर मैं अपने एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराऊं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, जब भी कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो ये जो कार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। फिर से ये जो Na है वो H को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा CH3COONA। ओके, क्लियर हो गया। और जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर। सिमिलरली अगर मैं एथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराती हूं तो सेम CH3CONA बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर। और ये रिएक्शन आपकी टेस्टिंग में यूज होती है एसिटिक एसिड के। तो अगर एसिटिक एसिड की आपको बोली जाए केमिकल टेस्टिंग लिखो, तो आप एसिटिक एसिड के अंदर क्या डालोगे, सोडियम कार्बोनेट। अब एक बबल की फॉर्म में गैस निकलेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग क्या है, लाइम वाटर को मिल्की करना, और एक्सेस में पास करने पर लाइम वाटर जो है वो उसका मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये टेस्टिंग आपको 6 याद करनी है। नेक्स्ट है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ईस्टर बनते हैं।
ईस्टर बहुत स्वीट स्मेल वाले कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें आप परफ्यूम बनाने में भी यूज करते हो। अब क्या करना है, इथाइल अल्कोहल को एथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराना है। तो जब आपका अल्कोहल एथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर आपने ये रिएक्शन नहीं लिखी ना, इस रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिखा तो ये रिएक्शन गलत होगी। अब होने क्या वाला है, इसका OH और इसका H रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर, और क्या बचा CH3COO साथ में C2H5, दैट इज योर ईस्टर। और इसीलिए क्योंकि इसमें ईस्टर बन रहा है, इस रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन। टॉपिक कंप्लीट। लास्ट टॉपिक बचा सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो हायर फैटी एसिड से बनाए जाते हैं। व्हाट इज फैटी एसिड्स, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लंबी चेन वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें आप फैटी एसिड्स कहते हो। तो जब आप हायर फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट बनाते हो, दैट इज योर सोप। अब एक रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैपोनिफिकेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें आप फैट को ब्रेक डाउन करते हो, या तो हम फैट लेते हैं या ऑयल। हम क्या करते हैं, फैट या ऑयल को ब्रेक डाउन करेंगे। किससे ब्रेक डाउन करेंगे, किन्हीं भी स्ट्रॉन्ग एल्केली से, और उसके बाद हमें मिलेगा सोप और साथ में मिलेगा ग्लिसरॉल, और इसी रिएक्शन को आप कहते हो सैपोनिफिकेशन। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, कोई भी अपना फैटी एसिड लिया है, उसमें हमने NaOH डाल दिया और इसे हमने हीट किया। तो हीट करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, आपका मिलेगा सोप, और साथ में हमें क्या मिलेगा R-OH, अल्कोहल सोप। कब, जब आपने ईस्टर और बेस को रिएक्ट कराया। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आप लोगों ने क्या डाले, अपने फैटी एसिड्स, और उसी बीकर में आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपने NaOH डाल दिया, KOH डाल दिया, और आपने उस बीकर को हीट किया। तो हीट करने पे क्या बना, आपका बना सोप, और साथ में बना ग्लिसरॉल, और वो दोनों तो एक ही कंटेनर में है ना। तो अब आपको सोप और ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम इसमें डालते हैं कॉमन सॉल्ट। तो जब आप इस मिक्सचर में कॉमन सॉल्ट डालकर इसे मिक्स करते हो तो आपकी सोप प्रिसिपिटेट हो जाती है। तो प्रिसिपिटेट होकर वो नीचे बैठ जाएगी, ग्लिसरॉल को आप सेपरेट कर लोगे। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, आपकी सोप की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है ग्लिसरॉल में, जिससे सोप प्रिसिपिटेट हो जाएगा। दो सोप के एग्जांपल है, सोडियम पामीटेट एंड सोडियम सीट्रेट, और इनका फॉर्मूला लर्न कर लेना। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। आपका जो सोप होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम कर सकता है। आपका जो सोप है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हार्ड वाटर में बहुत सारा सोप क्या होता है, हार्ड वाटर की इंप्योरिटी से ही रिएक्ट करता रहता है और वहां पे बना देता है स्कम। तो मोस्ट ऑफ दिस सोप हार्ड वाटर की इंप्योरिटी से रिएक्ट करने में वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम सोप को हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करते। दूसरा पॉइंट, सोप आपका एसिडिक मीडियम में भी वर्क नहीं करता। अब बात करते हैं डिटर्जेंट क्या है। डिटर्जेंट लार्ज नॉन आयन हाइड्रोकार्बन टेल्स एंड आयनिक ग्रुप हेड, मतलब आपका जो डिटर्जेंट है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो लंबी नॉन आयन हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और एक एंड उसमें आयनिक ग्रुप का कनेक्ट होता है। डिटर्जेंट की दो एग्जांपल है, सोडियम लॉरेल फॉस्फेट या सोडियम सीटल फॉस्फेट। अब सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सोप होता है उसे हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, बट डिटर्जेंट बनाया ही इसलिए गया है कि वो हार्ड वाटर में भी रिएक्ट कर सके, तो आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। आपका जो सोप है वो आपने किससे बनाया था, वो आपने बनाया था फैट या ऑयल से, तो वो क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। तो सोप आपके एनवायरमेंट को कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, बट डिटर्जेंट आपने केमिकल कंपाउंड से बनाया तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या है, ये सोडियम के सॉल्ट होते हैं या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग फैटी एसिड्स के। ये क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, बट किसके, सल्फोनिक एसिड के। क्लियर हो गया। ये क्या होते हैं, ये पानी में घुलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, बट ये पानी में घुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। समझ गए। अब अगर टेस्ट बोला जाए कि चेक करो कि गिवन वाटर हार्ड वाटर है सॉफ्ट वाटर है, तो आप सोप से रिएक्ट कराओगे। आप सोप से अपने हैंड को वॉश करो, अगर तुरंत झाग बन जाते हैं तो सॉफ्ट वाटर है, और अगर झाग लेदर बनने की जगह एक व्हाइट कलर का चिपचिपा सब्सटेंस बन रहा है, एक व्हाइट कलर के चिपचिपे सब्सटेंस को हम स्कम बोलते हैं। स्कम कब बनता है, जब आपका सोप हार्ड वाटर की इंप्योरिटी से रिएक्ट करता है। तो अगर साबुन से हाथ धोने पर लेदर बन गया तो सॉफ्ट वाटर, और लेदर नहीं बना तो हार्ड वाटर। क्लियर हो गया। अब आपके सोप की क्लींजिंग प्रॉपर्टी, हमारे जो सोप्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपको पता है, पानी में डालने पर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, सोप या डिटर्जेंट में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और एक पोलर हेड होता है, मतलब कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है। ठीक है, उसमें कोई आयंस नहीं होता, और उसके एंड पे जाकर एक पोलर हेड होता है। ठीक है, अब जो हेड होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब क्योंकि आपकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो पानी, फोबिक नफरत करने वाली, तो आपकी जो टेल है वो पानी से नफरत करती है, तो वो पानी में नहीं घुलेगी, वो किस में घुलेगी, आपकी ऑयल में, आपके ग्रीस में, आपके डर्ट में। लेकिन जो हेड है ना वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो वाटर को लव करने वाला है, तो जो हेड है वो पानी में जाके घुल जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप इसके एक इस पॉइंट को देखो, ये कार्बन की लंबी चेन है, ये सिर्फ ऑयल में अट्रैक्ट होगी, ये आपकी सोप का हेड है, ये आयनिक पार्ट है जो Na पॉजिटिव से मिलकर बना है। तो देखो जब कपड़े पे ये ऑयल है आपके पास, या ग्रीस है, ये डस्ट है, तो जितने भी सोप के मॉलिक्यूल्स है ना जो आपकी लंबी चेन वाले हैं वो इस तरह से ऑयल में आके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस तरह से एक स्पैरिकल चीज बनाएंगे, और इसको हम कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं, मिसल।
तो आपके सोप का जो लंबी चेन वाला पार्ट था वो इस तरह से डस्ट के चारों तरफ मिक्स हो गया, ऐसे आए सारे सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरह से आए, और ये जो एंड वाले पार्ट है वो किससे अट्रैक्टेड है, पानी से। तो जब आप कपड़े को पानी में निकालोगे तो ये वाले पार्ट पानी के साथ फ्लो करेंगे और साथ में अपने किसको लेके चले जाएंगे, इस ऑयल को भी लेकर चले जाएंगे। तो दैट इज द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, और यहीं पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना, थैंक यू।